हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपीआर एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कोशिका चैप्टर का थर्ड लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हमने दो लेक्चर थे, इसमें हमने लगभग 70 प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर आएगा, इसमें कोशिका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। और इस कोशिका चैप्टर के इस सेल चैप्टर में जितने भी व्यापम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, हम इस वीडियो में हमने सब क्वेश्चन को कवर किया है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं? तो जो कोशिका विभाजन होता है दोस्तों, तो कोशिका विभाजन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। सबसे पहले ये कोशिका है। कोशिका का जब विभाजन होता है, जब कोशिका अनेक भागों में टूटकर असंख्य संख्या में बनती है, तो उसे ही हम कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो उसमें लगभग 3 से 4 प्रोसेस में कोशिका का विभाजन होता है। सबसे पहले होता है प्रोपेज। प्रोपेज अवस्था को कोशिका की फर्स्ट अवस्था या पूर्वावस्था कहते हैं। इसमें केंद्रक व कोशिका झिल्ली विलुप्त हो जाती है। इसमें जो केंद्रक होता है और कोशिका झिल्ली होती है, ये दोनों विलुप्त हो जाती है। इसके बाद आती है मेटाफेज, इसे मध्यावस्था कहते हैं। इसके बाद आती है एनाफेज। जो एनाफेज होती है, इसमें दोस्तों गुणसूत्र का आधा भाग, मान लो ये पूरा गुणसूत्र है, मान लो ये पूरा गुणसूत्र है, तो जो गुणसूत्र का पूरा आधा भाग ध्रुवों पर जाकर चिपक जाता है। तो जो एनाफेज अवस्था होती है, उसमें ही गुणसूत्र ध्रुवों पर जाकर चिपक जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा एनाफेज फर्स्ट अवस्था। इसके बाद झिल्ली परिबंध कोशिकांग का नाम बताइए जिसके एक सिरे पर जीवद्रव्य कला के साथ और दूसरे पर केंद्रक झिल्ली के साथ निरंतरता होती है। गाल्जी सम्मिश्र, अंतर्द्रवी जालिका, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर आएगा अंतर्द्रवी जालिका। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का है प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीवाणु। प्रकाश संश्लेषण तो जीवाणु कोई करता नहीं, पादप करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सहजीवी जीवाणु, राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है, ये इसका ऑप्शन है। परजीवी जीवाणु, परजीवी उसे कहते हैं जो दूसरे पर अपना जीवन आश्रित करते हैं। मृतोपजीवी जीवाणु भी हो ही नहीं सकता। केंद्रक को माना जाता है आत्महत्यात्मक बेग, कोशिका का ऊर्जा भंडार, कोशिका की रसोई और कोशिका का मस्तिष्क। जो कोशिका का मस्तिष्क होता है उसे ही हम केंद्रक कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा भंडार माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और कोशिका की रसोई कहा जाता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को। और आत्महत्या बेग कहा जाता है लाइसोसोम को। इसके बाद स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं विशिष्टीकरण होती है कार्यात्मक रूप से, केवल संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से और समसूत्री विभाजन से। तो इसका आएगा कोशिका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप दोनों से। कोशिका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप दोनों की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन स्केलेरिड्स स्टोन कोशिका के बारे में गलत है? तो जो स्केलेरिड्स स्टोन होता है, ये आकृति में भिन्न होती है। सही है भाई, आकृति में इसकी भिन्नता पाई जाती है। अधिक स्थूलित लिग्नीकृत कोशिका भित्ति तथा ल्यूमेन संकरा होता है, ठीक है ये भी। सामान्यतः फलों के नट की भित्ति में लेग्यूम के बीच चोल में पाया जाता है, ये भी सही है। ये मृदुतक प्रकार की होती है भाई, ये मृदुतक नहीं होती है, ये कठोर होती है। ये एकदम कठोर एवं मृत होती है। और ये कठोर इसलिए होती है क्योंकि इसकी कोशिका के अंदर लिग्निन भारी मात्रा में पाया जाता है। जो ये लिग्निन नामक पदार्थ है, ये भारी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये कठोर होती है, ये मृदुतक नहीं होती है। तो इसका आंसर आएगा ये मृदुतक प्रकार की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका अंगक जो पाचन हार्मोन का स्त्रावण करती है, राइबोसोम, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या लयनकाई। तो इसका आंसर आएगा राइबोसोम को ही हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं।
उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत बीजमान, मेंडल, लेमार्क और डार्विन। तो और ये जनन द्रव्य, इसका नाम बाद में जीव द्रव्य पड़ गया था। जीव द्रव्य, जनन द्रव्य को ही जीव द्रव्य कहते हैं और इसके जो वैज्ञानिक है उसका नाम बीजमान है। और ये मेंडलिप ने आवर्त सारणी की। एक कोशिका का नाभिक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा और जीव द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य, इसका आंसर आएगा कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन है डीएनए का विस्तार बताइए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोस और डिहाइड्रो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर आएगा डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। वह कोशिकांग जो रासायनिक पदार्थों के भंडारण व स्त्राव का कार्य करता है वह क्या कहलाता है? गाल्जी इकाई। इसका आंसर आएगा गाल्जी इकाई या गाल्जी बॉडी। वे जीव जिसमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबंध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं सुगुणित, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और द्विगुणित। तो केंद्रक तथा झिल्ली परिबंध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं तो ये कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक वह कोशिका होती है जिसमें, प्रोकैरियोटिक जीव उसमें आते हैं जिसमें केंद्रक एवं झिल्ली अनुपस्थित रहती है और यूकैरियोटिक में केंद्रक एवं झिल्ली पाई जाती है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये क्वेश्चन कोई कितनी बार रिपीट हो गया आ गया? लगभग 4 से 5 बार रिपीट हो गया है कि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। इसके बाद गाल्जी इकाई का मुख्य कार्य क्या है? स्त्रावण, संवहन, कोशिका ताप का नियमन और सक्रिय परिवहन। तो गाल्जी इकाई का मुख्य कार्य होता है स्त्रावण। गाल्जी इकाई या गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है स्त्रावण। और ये कोशिका में बनने वाले हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थों को कोशिका के बाहर स्त्रावित करती है। निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं? तो पादप कोशिका का रसोई घर, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है जल के प्रवेश तथा निष्कासन को नियंत्रण करना, कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण रखना, कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने देती है। यह एक जालिका की भांति कार्य करती है जो सिर्फ वसा को गुजरने देती है। तो भाई ऐसा तो कोई स्पेशल है ही नहीं कोशिका झिल्ली में कि ये वसा को गुजरने देगा। कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने देती है। कोशिका तो भाई एक ही जगह रहती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। जल के प्रवेश तथा निष्कासन को नियंत्रण करना, कोई ऐसा स्पेशल है ही नहीं कि ये जल को ही नियंत्रण करेगी। कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण करना, कोशिका में जो पदार्थ होते हैं उनके प्रवेश पर निष्कासन एवं नियंत्रण करना। कोशिका झिल्ली में ही एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसमें ये कुछ पदार्थों को जाने देती है और कुछ पदार्थों को ये अपने अंदर से नहीं जाने देती है। कोशिका का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका का अवलोकन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। सेंट्रियोल संबंधित है कोशिका विभाजन से, इसके बाद संश्लेषण से, चक्रण से और श्वसन से। तो जो सेंट्रियोल होता है ये कोशिका विभाजन से संबंधित है और कोशिका विभाजन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। तो भाई जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते क्योंकि हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन नहीं बनता है। कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? तो कोशिका में जब भी ये क्वेश्चन आए सबसे छोटा कोशिकांग तो आएगा राइबोसोम, और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जीन उपस्थित होते हैं तो जीन गुणसूत्र के ऊपर बिखरे पड़े रहते हैं हजारों की संख्या में, तो जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्र में। इसके बाद कोशिका की वृद्धि नियंत्रित होती है केंद्रक, गाल्जी इकाई
रिक्तिका और माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो केंद्रक की वृद्धि नियंत्रित होती है, ये कोशिका की वृद्धि नियंत्रित होती है, तो जो भी कोशिका की वृद्धि का नियंत्रण करता है वह करता है केंद्रक। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, और यह सेल्यूलोज ही कोशिका को दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका शब्द किसने दिया? तो कोशिका शब्द दिया है हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, और स्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये क्वेश्चन अब 6ठी बार आ गया है, 5 बार पहले हर दूसरी एग्जाम में पूछा गया। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए। वसीय ऊतक, विभाज्योतक ऊतक, पार्श्व तंतु और संयोजी ऊतक। तो जो पशुओं में विभाज्योतक ऊतक होता है ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये पाया जाता है पेड़ पौधों में, पादप में पाया जाता है, और ये पादप को मजबूती प्रदान करता है एवं जल एवं खनिज का अंतरण करता है। यह ऊतक पादप में नई कोशिका बनाने में भी सहायक होता है। तो इसका आंसर आएगा विभाज्य ऊतक। गुणसूत्र इनमें उपस्थित होते हैं, गाल्जिकाई, नाभिक, रसधानी और लवक। तो गुणसूत्र हमेशा नाभिक में उपस्थित होते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका बताइए। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, और इसे ही हम कहते हैं न्यूरॉन। निम्न में से कौन सी एक यूकेरियोटिक पशु नहीं है? कवक, पशु और पौधे और जीवाणु। तो भाई जीवाणु इसमें यूकेरियोटिक नहीं है, क्योंकि जीवाणु होते हैं प्रोकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली बहुत कम विकसित होते हैं। विकसित तो होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में विकसित हो पाते हैं। रसधानियाँ तरल से भरी हुई गुहिकाएं हैं। स्टार्च, प्रोटीन, वसा, गोलिकाएं और कोशिका रस। तो जो रसधानियाँ होती है ये कोशिका रस से भरी हुई गुहिकाएं होती है। इसके बाद उस संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका के आसपास एवं परिवेश में कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है। तो इसका आंसर आएगा कोशिका झिल्ली। पशु कोशिका में कोशिका भित्ति तो पाई नहीं जाती है। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है सिर्फ उपास्थि, सिर्फ अस्थि, सिर्फ रक्त और उपयुक्त सभी। तो संयोजी ऊतक आएंगे उपयुक्त सभी। निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। नील हरी शैवाल, कोशिका ब्रेड की फफूंद की, और मानव कपोल कोशिका और प्याज कोशिका। तो नील हरी शैवाल प्रोकैरियोटिक आएगी, नील हरी शैवाल। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है? तो राइबोसोम जुड़ा होता है अंतर्द्रवी जालिका से। समान कोशिका के समूह जिसमें कुछ विशेष कार्य कहलाते हैं तो ऊतक कहलाते हैं। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। कोशिका का समूह ऊतक कहलाता है। क्वेश्चन बिल्कुल घुमा फिरा के आएगा, क्योंकि आपको याद था भाई कोशिका का समूह ऊतक को कहते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? समान कोशिकाओं के समूह जिसमें कुछ विशेष कार्य रहते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से पारगम्य एवं मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बना होता है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिका की खोज की। कोशिका के अवलोकन के लिए प्रतिदर्शी के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया? फ्लोएम, जाइलम और तीसरा वाला ऑप्शन ही नहीं है, कार्क के ऊतक। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम कार्क के एक ऊतक से की थी। तो इसका आंसर आएगा कार्क के ऊतक। एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है। इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी है? समसूत्री विभाजन के द्वारा ही एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है। उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है, क्योंकि यह छिलने की ओर प्रवृत्त होते हैं, जल की हानि की रोकथाम करते हैं
उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है और उनका कार्य उत्सर्ज्य होता है। तो इसका आंसर आएगा उनका कार्य उत्सर्ज्य होता है। पादप कोशिका भित्ति निम्न की बनी होती है। तो जो पादप की कोशिका होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका का अजीवित भाग निम्न में से क्या है? तो कोशिका का अजीवित भाग है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड निम्न के द्वारा निर्मित होते हैं। तो अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया और जीवद्रव्य कला। तो इसका आंसर आएगा अंतर्द्रव्य जालिका। लीला ने शल्य चिकित्सा कराई और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। उस कोशिका का नाम बताइए जो सर्वाधिक सक्रिय होना चाहिए। कोशिका झिल्ली, लवक, लयनकाई और राइबोसोम। तो इसका आंसर आएगा राइबोसोम। किस कोशिका की छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? ट्रेकिड, चालनी नलिकाएं, वाहिकाएं और सहचर कोशिकाएं। तो इसका आंसर आएगा सहचर कोशिकाएं। कोशिका का आकार में मापा जाता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और माइक्रोन। तो कोशिका का आकार हमेशा माइक्रोन में मापा जाता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। मानव की सबसे लंबी कोशिका है, मानव की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका और इसे हम न्यूरॉन कहते हैं। पद अर्धपारगम में इसके लिए उपयोग किया जा सकता है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो पद अर्धपारगम में इसके लिए उपयोग किया जाता है कोशिका झिल्ली को, क्योंकि कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह कहा जाता है। इसके बाद लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली यह अर्धपारगम में इसका उपयोग किया जाता है। यह अर्धपारगम में झिल्ली होती है। कोशिका के भीतर की छोटी संरचना है जो एक साथ कार्य करती है कहलाती है नाभिक, कोशिकांग, समावेश और साइटोप्लाज्म। तो कोशिका के भीतर एक छोटी संरचना होती है जो एक साथ कार्य करती है, वह होती है कोशिकांग, कोशिका के अंग। तो आज हमने लगभग 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब लगभग 40 से 50 क्वेश्चन और बचे। इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को करने के बाद आपको कोशिका चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।